हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल की थर्ड पोइम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन की स्टडी करेंगे। इसकी इस स्टडी के अंतर्गत हम लाइन बाय लाइन हिंदी में इसका ट्रांसलेशन समझेंगे, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स भी डील करेंगे। प्रथम पंक्ति से देखें। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर which strange to tell gave me an answer as here translated। यहाँ पे देखिए कवि कहता है कि एंड हु आर्ट दाऊ, और तुम कौन हो। यहाँ पे आर्ट और दाऊ जो है ये इंग्लिश की पुरानी फॉर्म है। आर्ट का अब हो गया आर, दाऊ का हो गया यू। यहाँ पे ये हो गया एंड हु आर यू, और तुम कौन हो। आई सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, मैंने कोमलता पूर्वक गिरती हुई बौछार से पूछा। सॉफ्ट फॉलिंग शोवर से पूछा। विच जिसने, स्ट्रेंज टू टेल मुझे कहते हुए आश्चर्य होता है, गेव मी एन आंसर एक उत्तर दिया। यानी उस गिरती हुई बरसात ने कवि के प्रश्न का उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसका यहाँ अनुवाद किया जा रहा है। ट्रांसलेटेड का मतलब अनुवाद किया गया है। यहाँ पे देखिए कवि जो है अपनी एक इमेजिनेटिव मीटिंग के बारे में वर्णन करते हुए कहता है, बरसात के साथ उसकी काल्पनिक मुलाकात है उसका वर्णन करता है। और कवि कहता है कि उस कोमलता पूर्वक गिरती हुई बरसात से जब मैंने एक प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने एक अजीब स्वर में इसका उत्तर दिया। और वह जो उत्तर था वो कवि समझ सकता था, इसलिए उस उत्तर को समझकर कवि हमारे लिए, पाठकों के लिए उसका अनुवाद करके बता रहा है। उसका अनुवाद किस प्रकार से। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। यहाँ पे देखिए बरसात की आवाज ने कहा, आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूं, मैं पृथ्वी का काव्य हूं। ऐसा उस आवाज ने कहा। इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। और आगे कविता कहती है कि मैं इटर्नल, इटर्नल का मतलब अनंत काल से, आई राइज मैं ऊपर उठती हूँ। यहाँ पे ऊपर उठना या जन्म लेना। इम्पेल्पेबल यानी मुझे जो है छुआ नहीं जा सकता है, मुझे देखा नहीं जा सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता जिस समय मैं जन्म लेती हूँ। तो इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कहाँ से यह बारिश जो है राइज करती है, कहाँ से जन्म लेती है। एक तो पहला इसने कहा है जमीन से, लैंड, और दूसरा है बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी का मतलब यहाँ पे डीप सी से है, अथाह समुद्र से है। तो बरसात कहती है कि अनंत काल से ही मैं जमीन और अथाह समुद्र से जन्म लेती रही हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और यहाँ से ये ऊपर उठती है हेवन की तरफ। यहाँ हेवन का मतलब है स्काई से, ये आसमान में ऊपर की तरफ उठती है। कविता में यहाँ पे कवि जो है वो बरसात के शब्दों में कहता है कि वो उसका जन्म जो है जमीन से और अथाह समुद्र से होता है, और ये आसमान की ओर, आकाश की ओर ऊपर उठ जाती है। वेंस जहाँ से, वेगली फॉर्म्ड altogether changed and yet the same, जहाँ से इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। वेगली फॉर्म्ड यानी वेगली का मतलब अस्पष्ट रूप से, धुंधले रूप से, तो वहाँ एक नया रूप इसके द्वारा धारण कर लिया जाता है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एक बादल का रूप धारण कर लेती है यहाँ पे। altogether चेंज जो पूरी तरह से परिवर्तित रूप है, इसका बिल्कुल परिवर्तित रूप है। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी ये वैसी ही है, फिर भी ये अंदर से वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं, इसका तत्व जो है उसी रूप में है। तो यहाँ हमने देखा कि कवि अपनी इस काल्पनिक मुलाकात में बरसात ने जो कवि के प्रश्न का उत्तर दिया है उसको अपनी भाषा के अंदर अनुवाद करते हुए बताया है कि बारिश कहती है कि उसका जन्म जो है वो अनंत काल से इस पृथ्वी से, इस धरती से, इस अथाह सागर से होता रहा है, और यहाँ से ये इस ऊंचे आसमान में, आकाश में ऊपर उठती है, बादलों का रूप धारण करती है,
और ऊपर जब ये उड़ती है तो ये इम्पेल्पेबल है, जो इसको ना तो कोई छू सकता है और ना ही इसे कोई महसूस कर सकता है। और आकाश में जब ये चली जाती है तो एक एक वेगली फॉर्म्ड इसका एक नया ही रूप सामने आता है, अस्पष्ट रूप धारण किए हुए नया रूप, बिल्कुल भिन्न रूप इसका सामने आता है, लेकिन येट द सेम, लेकिन मूल रूप से ये वही है, मूल रूप से वाटर ड्रॉपलेट है। और इसका रूप जो है केवल ऊपर ऊपर दृष्टिगत रूप से परिवर्तित हुआ है। आगे देखिए, I descend to leave the draughts, atoms, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. यहाँ पे बारिश अपने बारे में वर्णन करते हुए कहती है, बारिश जो है, बरसात जो है, अपने क्रियाकलापों के बारे में, अपनी एक्टिविटीज के बारे में बात करते हुए कहती है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, मैं नीचे उतरती हूँ। डिसेंड, डिसेंड का मतलब यहाँ पे नीचे आना है, गिरना। तो मैं यहाँ से आसमान से नीचे आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स। लेव का मतलब होता है स्नान कराना, भिगोना। किसको भिगोने के लिए? ड्रॉट्स यानी सूखी जमीन को, एटमीज सूक्ष्म कणों को, डस्ट लेयर्स यानी धूल की परतों को, ऑफ द ग्लोब इस पूरी पृथ्वी के, यानी इस पूरी पृथ्वी पर जहाँ कहीं सूखे स्थान है उसको ये नहलाती है, उसको ये गीला करती है। जहाँ कहीं सूक्ष्म कण हैं उनको वह नहलाती है, और जहाँ कहीं मिट्टी की परतें हैं उन सबको वह नहलाती है। तो बरसात जो है अपने इन क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए आगे कहती है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न। और इनके अंदर जो कुछ भी है वो बारिश के बिना, विदाउट मी मेरे बिना, वर सीड्स ओनली जो केवल बीज हैं, जो बीज ही रह जाते। लेटेंट, अनबॉर्न, लेटेंट यानी अप्रकट, अप्रस्फुटित, अनअंकुरित इसी रूप में रह जाते, और अनबोर्न यानी बिना जन्मे ही रह जाते। यहाँ वर्षा कहती है कि उसका पृथ्वी पर आना और सूखाग्रस्त इलाकों पर, मिट्टी के सूक्ष्म कणों पर, रेत की परतों पर गिरना, उन्हें नहलाना जो है वो उसके अंदर के जो बीजों को प्रकट करने का माध्यम बनता है, एक नए जीवन का माध्यम बनता है। अगर ये बरसात नहीं होती, ये बारिश नहीं होती, तो उसके बिना ये बीज जो है केवल बीज ही बने रहते, अनअंकुरित ही रह जाते, ये पौधे नहीं बन पाते, और इनका जीवन जो है वहीं पे समाप्त हो जाता है, निष्क्रिय और अजन्मे ही रह जाते। आगे बारिश कहती है, एंड फॉर एवर बाई डे नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं वापस जीवन देती हूँ अपने जन्म स्थान को। क्योंकि बरसात का जन्म स्थान ही धरती ही है, ये पृथ्वी है। तो बरसात जिसने इस धरती से जन्म लिया है, यहीं से उसने जीवन प्राप्त किया है, उसी को ये वापस इसी रूप में एक जीवन प्रदान करती है। इट कीप ऑन गिविंग बैक लाइफ फॉर एवर टू द अर्थ फ्रॉम विच इट इटसेल्फ रिसीव्स लाइफ। जहाँ से इसने जीवन प्राप्त किया है उसका पुनः पुनः यह जीवन प्रदान करती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसको वह प्योर करती है यानी शुद्ध करती है, और ब्यूटिफाई करती है यानी सुंदर बनाए रखती है। अंतिम दो पंक्तियां देखिए जो ब्रैकेट में कवि ने एनक्लोज की हुई है। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। तो ये जो अंतिम पंक्ति है जो ब्रैकेट में क्लोज की गई है, ये कवि का स्टेटमेंट है इस बरसात के बारे में, इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तो कवि कहता है कि फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फॉर इट्स बर्थ प्लेस। तो यहाँ पे देखिए कवि जो है वो बरसात की तुलना एक गीत या गीत गाने वाले पक्षी से करते हुए कहते हैं कि फॉर सॉन्ग, क्योंकि गीत या गीत गाने वाला पक्षी
इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो अपने जन्म स्थान से इश्यू होता है, बाहर निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और वह अपने फुलफिलमेंट के बाद में, अपने जिस उद्देश्य के लिए वो बाहर गया उसको पूरा करने के बाद में, फुलफिलमेंट करने के बाद में, तृप्ति प्राप्त करने के बाद में, वॉन्डरिंग भटकता हुआ। रेक्ट और अनरेक्ट, यहाँ रेक्ट जो है रेकंड से का शॉर्ट फॉर्म है, अनरेक्ट यानी अनरेकंड, चाहे उसे पहचाना गया, जाना गया, चाहे उसे नहीं जाना गया। तो चाहे उसको जाना गया, नहीं जाना गया, वो वापस लौट के आ जाता है ड्यूली विद लव, और पूरे प्रेम के साथ में, है ना, वो ड्यूली विद लव रिटर्न्स, पूरे प्रेम के साथ में अपने जन्म स्थान को लौट आता है। तो यहाँ पे देखिए कवि ने बरसात की तुलना एक गीत गाने वाले पक्षी से की है, और उससे करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी जो है, गायक पक्षी, वो अपने घोंसले से अपने जन्म स्थान से रवाना होकर अपने गीतों को इधर उधर गाता हुआ, और उसके उद्देश्य को पूर्णता प्रदान करता हुआ, संतुष्टि प्राप्त करता हुआ, वह घूमता फिरता वापस अपने घोंसले को जिस प्रकार से आ जाता है, जो उसका जन्म स्थान है, उसी प्रकार से जो बरसात है, जो बारिश है, वो अपने मूल स्थान से यानी इस पृथ्वी से जन्म लेकर और आसमान में ऊपर उठकर और पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर बादलों के रूप में फैलकर वापस नीचे गिरती है, प्रत्येक कण को, प्रत्येक स्थान को जीवन प्रदान करती है और अपने मूल स्थान को लौट आती है। तो चाहे कोई इसके इस कार्य को, इसकी इस कार्य की महत्ता को पहचाने या न पहचाने, वो अपने कर्तव्य को पूरा करती है, और उसी प्रकार से जैसे पक्षी जो है प्रसन्नता पूर्वक और संतुष्ट वापस लौट आता है, ये बारिश भी प्रसन्नता पूर्वक और संतुष्ट होते हुए वापस लौट आती है, अपने मूल स्थान पे आ जाती है, और उसको इस धरती पर इस जीवन को शुद्ध और सुंदर बनाने में मदद करती है। तो हमने इस कविता को लाइन बाय लाइन हिंदी में डिटेल में समझा, और इसका अनुवाद करने के साथ साथ में इसको हमने एक्सप्लेन किया। आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। एक प्रश्न है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। इस कविता में दो वॉइसेस हैं, दो आवाज़ें हैं, वे किन किन की है और किस ओर संकेत करती हैं। तो इस पोएम में हमने देखा शुरू में ही कि यहाँ पे दो लोगों की आवाज़ें हैं। एक जो वॉइस है वो बिलोंग करती है पोइट से, और दूसरी जो वॉइस है वो बिलोंग करती है रेन से। जैसे शुरू में ही पता लगता है कि एंड हु आर्ट दाउ सेड आई, कि तुम कौन हो, मैंने कहा, यानी कवि ने कहा। तो ये वॉइस है कवि की, और वापस में जो उसको प्रत्युत्तर मिलता है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन, मैं इस धरती का काव्य हूँ, यह कविता ने कहा। तो ये दूसरी आवाज़ जो है कविता की। तो यहाँ पे दो कविताएं हैं, दो आवाज़ें हैं, एक कवि की और एक बरसात की। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, देयर इज ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। यहाँ पे देखिए कि एक पैरेलल यानी एक समानता स्थापित की गई रेन में और म्यूजिक में, वर्षा में और संगीत में। तो कौन से शब्द हैं जो इसको इंडिकेट करते हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं, और क्या उनके बीच में सिमिलरिटीज बताई गई है, समानताएं बताई गई है। तो हमने लास्ट जो ब्रैकेटेड लाइंस हैं, ब्रैकेट में बंद लाइंस हैं, लास्ट दो लाइंस, उसके अंदर हमने देखा कि वो पंक्तियां जो हैं वो रेन में और म्यूजिक में सिमिलरिटी स्थापित करती हैं। और उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से एक गीत गाता हुआ पक्षी जो है वो अपने जन्म स्थान से निकलकर और अपने गीत को गाता हुआ, इधर उधर घूमता हुआ, संतुष्टि को प्राप्त करते हुए, एक प्रसन्नता फैलाता हुआ, एक प्रेम फैलाता हुआ, और वापस अपने मूल स्थान, अपने जन्मभूमि को, अपने घोंसले पे लौट आता है, उसी प्रकार से रेन जो है वो अपने जन्म स्थान यानी इस पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठती है, आसमान में जाती है, बादलों के रूप में चारों ओर फैलती है, और इस धरती के कण को नया जीवन प्रदान करती है, और इस धरती पर एक प्रसन्नता फैलाते हुए, एक खुशी फैलाते हुए और शुद्धता
व्याप्त करते हुए वापस अपने मूल स्थान पर लौट आती है। तो जिस प्रकार से एक गीत जो है, एक पक्षी का जो गीत है इस पृथ्वी पर एक प्रसन्नता और एक प्रेम का प्रतीक है, उसको फैलाने का कार्य करता है, इसी प्रकार से वर्षा प्रत्येक वस्तु को स्वच्छ और जीवित बनाए रखती है। ये दो सिमिलरिटीज यहाँ पे व्यक्त की गई है। एक अन्य प्रश्न है, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रोट आउट इन द पोएम, कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस। इस पोएम के अंदर हमने देखा कि रेन की साइक्लिक मूवमेंट को यानी चक्रीय गति को दर्शाया गया है, और हमने साइंस में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो दोनों से तुलना करें, क्या ये करेक्ट है, क्या ये साइंटिफिक है इस पोएम में जो बताया गया है। तो बिल्कुल ये साइंटिफिक है, और हमने देखा है कि इस पोएम के अंदर पोइट ने रेन के साइक्लिक मूवमेंट को बताया है कि किस प्रकार से जो समुद्र में और जमीन के ऊपर जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है और जल वाष्प बनता है और आसमान की तरफ ऊपर उठ जाता है, और यहाँ पर यह बादल का रूप धारण कर लेता है, और बाद में ये पुनः जब वापस कंडेंस होता है, कूल डाउन होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप धारण करके जमीन के ऊपर गिरता है रेन के रूप में, और वहाँ से ये वापस नदियों के द्वारा बहकर समुद्रों में मिल जाता है और अपने मूल स्थान को, अपने जन्मभूमि पर पुनः पहुंच जाता है। और इस प्रकार से इस पोएम के अंदर जो एक साइक्लिक मूवमेंट बताया गया है रेन का, वो साइंटिफिक रूप से बिल्कुल करेक्ट है। साइंस में जिस प्रकार से बताया जाता है उसी प्रकार से ये बताया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। आशा है आपको यह वीडियो लेसन भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।